नमस्कार मित्रों। मौर्य साम्राज्य की अध्ययन श्रृंखला में आज हम अशोक के शिलालेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, मौर्य साम्राज्य से ही भारत में पत्थर का कला के रूप में व्यापक स्तर पर प्रारंभ हुआ। अशोक द्वारा स्तंभों, स्तूपों एवं गुहाओं का निर्माण तत्कालीन भारतीय इतिहास की स्वर्णिम गाथा को बयां करते हैं। कला के साथ ही अशोक ने जनता के नैतिक उत्थान हेतु अनेक प्रयास किए। उसने धर्म महामात्र एवं राजुक जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका कार्य जनता में नैतिक आदर्शों की स्थापना करना एवं उनके कार्य व्यवहार का निरीक्षण करना था। जनता को अपने आदेशों एवं आज्ञाओं से अवगत करवाने हेतु उसने पत्थर पर लेख लिखवाए, जो स्तंभ लेख, गुहा लेख एवं शिलालेखों के रूप में हमारे सामने हैं। पत्थर पर लेख उत्कीर्ण करवाने का एक महत्वपूर्ण कारण यही रहा होगा कि ये लेख शीघ्रता से नष्ट नहीं हो सकते थे और इनकी स्थापना भी मुख्य राजमार्गों के किनारे ही करवाई गई, ताकि आम लोग, व्यापारी एवं राहगीर इनको पढ़कर सम्राट की भावनानुसार आचरण कर सकें। ये उपदेश या राज्याज्ञाएं सभी की समझ में आ सकें, यही विचार करके इनको प्राकृत भाषा में लेखबद्ध करवाया गया, जो कि उस समय जनसाधारण की भाषा थी। ये सभी कार्य सम्राट की जनसाधारण के प्रति जुड़ाव का संकेत करते हैं। मौर्य साम्राज्य में इन पत्थर कलाओं का उपयोग और उसका स्तर तत्कालीन राज्य एवं प्रजा की समृद्धि को जानने का भी महत्वपूर्ण साधन है। तो चलिए मित्रों, अब हम अशोक के शिलालेखों से संबंधित प्रश्नोत्तर को जानते हैं। पहला प्रश्न, अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी मानी जाती है? 14। साथियों, अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों को इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से। मित्रों, ये 14 जो शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख हैं वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और ये 8 स्थान हैं गिरनार, शाहबाजगढ़ी, धौली, जोगढ़, कालसी, मानसेहरा, एर्रगुड़ी और सोपारा। साथियों, इन स्थानों को हम इस मानचित्र के माध्यम से भी देखने का प्रयास करते हैं। साथियों, हम यहाँ पर देखते हैं जो इस वर्ग में वर्ग संकेत के रूप में यहाँ पर जो उत्कीर्ण स्थान हैं, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, ये कंधार है, और यहाँ पर माइनर और मेजर दोनों ही प्रकार के रोग एडिक्ट्स प्राप्त हुए हैं। ये कालसी है, और इसके बाद ये धौली, जोगढ़ और यर्रगुड़ी, इसके साथ सन्नाथी, सोपारा और गिरनार है। साथियों, ये सफ़ेद रंग के जो वर्ग आपको नज़र आ रहे हैं, ये लघु शिलालेख अंकित यहाँ पर प्राप्त होते हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दक्षिण भारत में इनकी संख्या बहुत अधिक है, और जबकि पश्चिम में हम चलते हैं तो कंधार में भी हमें प्राप्त हो रहा है, और उत्तर पश्चिम में हम चलते हैं तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी के निकट के क्षेत्रों में भी हमें इनकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शिलाओं पर अंकित राजा के आदेश या राज्यादेश अंकित हैं, जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्राकृत भाषाओं में तत्कालीन शासक सम्राट अशोक के द्वारा अंकित करवाए गए। एक और हम देखते हैं शिला जिस पर लेख उत्कीर्ण करवाया हुआ है। ये देखिए साथियों, ये
शिला पर अंकित लेख है अशोक का, और ये संरक्षित किया हुआ है। हम देख रहे हैं कि शिला के ऊपर इसको एक मकान या कोई ऊपर भवन बनाया हुआ है जिसके अंदर इसको संरक्षित करके रखा हुआ है ताकि ये सुरक्षित रखी जा सके। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्कीर्ण लेख हमें नज़र आ रहे हैं, अक्सर दिख रहे हैं, जो कि हैं सम्राट अशोक के द्वारा, और ये शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख, इसीलिए इनको शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। साथियों, इन शिलालेखों को यदि हम कागज़ पर अंकित करते हैं तो कुछ इस प्रकार हमें नज़र आता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये गिरनार जो शिलालेख है उसको अंकित करवा रखा है, ये कागज़ पर प्रति उसकी, और इसी तरह से यहाँ पर जोगढ़ में अंकित शिलालेख देख रहे हैं आप। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत उस समय का मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कि उस समय, जो कि लगभग आज से 2500 वर्ष के आसपास की चीज़ें भी हम इन शिलालेख, इन स्तंभ लेख और इन गुहालेखों के द्वारा देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो कि हमारे उस समय की स्थितियां कैसी थी उनको जानने समझने का बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। इसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कालसी शिलालेख में अंकित ये लेख जो कि लिपिबद्ध किया हुआ है। एक बार पुनः मैप के माध्यम से अशोक के शिलालेखों को इंगित करने वाले चिन्ह आपके सामने कंधार, मानसेहरा, सहवाजगढ़ी, ये कालसी है, गिरनार है, सोपारा है, साथी है, और ये कलिंग के पास जोगढ़ है और धौली है, और ये बाकी जो नीले नीले भागों में यहाँ पर अंकित संकेत नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्तंभ लेखों के हैं, जिनके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। और ये माइनर यानी लघु शिलालेख आप देख सकते हैं, ज़्यादातर संकेंद्रण यहीं दक्षिण भारत में हो रहा है। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैराट है, भाबरू और विराटनगर, ये बाहापुर है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं साथियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कंधार, मानसेरा, सहवाजगढ़ी से लेकर दक्षिण भारत में और इधर पूर्वोत्तर का क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, ये व्यापकता लिए हुए क्षेत्र था जहाँ पर अशोक ने अपने लेख उत्कीर्ण करवाए, जो हमें शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेखों के माध्यम प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मैप को मैंने इसलिए शामिल किया है इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, इनको देखकर हमें समझी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रह सकती हैं। तो आप एक ये चीज़ भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि जब भी कोई प्रश्नोत्तर श्रृंखला को हम आगे गति दें उसमें इस प्रकार से मानचित्रों को शामिल करें कि नहीं करें, इससे आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि इसी तरीके से हमें अध्ययन में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए ताकि हमें चीज़ें और उन स्थानों की लोकेशन मानचित्र में ध्यान में रहे कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। प्रश्न देखते हैं साथियों, पशु हत्या निषेध का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? ये प्रथम शिलालेख में हमें पशु हत्या निषेध का उल्लेख प्राप्त होता है। अशोक के द्वारा घोषित किया गया कि राजकीय पाकशाला में 2 मोर एवं 1 हिरण मारे जा रहे हैं और इनकी हत्या को भी शीघ्र ही बंद
कर दिया जाएगा। साथियों, अशोक ने यह घोषणा की थी कि पशुओं की हत्या बिल्कुल बंद कर दी जानी चाहिए। उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, और उसके बाद उन्होंने अपनी पाकशाला में भी जो पशु हत्या होती थी उसको पूरी तरह से निषिद्ध कर दिया था। और उन्होंने खुद ने इस चीज़ को अपने अभिलेखों के माध्यम से बताया है कि फिलहाल, यानी जब ये प्रथम शिलालेख उत्कीर्ण किया जा रहा था तब बताया कि 2 मोर और 1 हिरण मारे जा रहे थे, जिनके लिए भी उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही इनकी हत्या भी बंद कर दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य आदि राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? साथियों, दूसरे बृहद शिलालेख में इनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। मित्रों, दूसरे बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। साथियों, ताम्रपर्णी का तात्पर्य श्रीलंका से लिया जाता है, और यदि केरल पुत्र शब्द की जगह चेर राज्य का भी उल्लेख आ जाए तो दोनों का तात्पर्य एक ही होता है, तो हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बृहद शिलालेख में मानव एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख प्राप्त होता है? दूसरे बृहद शिलालेख में। साथियों, अशोक इतिहास का पहला शासक माना जाता है जिसने मानव एवं पशु चिकित्सा का प्रबंध किया था। इससे अशोक के जन कल्याणकारी शासक होने की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, मानव और पशु चिकित्सा के लिए अशोक ने उस समय में, यानी आज से सैकड़ों या हजारों, 2500 वर्ष के आसपास हो गए हैं इस घटनाक्रम को, इस समय को, उस समय ही उन्होंने मानव और पशु चिकित्सा का प्रबंध किया था। ऐसी जानकारी हमको उसके अभिलेखों के माध्यम से मिलती है, और यह अभिलेख दूसरा बृहद शिलालेख है। अशोक के तीसरे बृहद शिलालेख में किन अधिकारियों की नियुक्ति का पता चलता है? साथियों, युक्त, राजुक और प्रादेशिक, ये अधिकारी थे, पदनाम थे अधिकारियों के, जिनकी नियुक्ति का पता हमको तीसरे बृहद शिलालेख में चलता है। और इन अधिकारियों के द्वारा जनता को अल्प व्यय, अल्प संग्रह, माता पिता की सेवा करने की बात, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति उदार रहने की शिक्षा दी जाती थी। यानी ये जनता में नैतिकता का भाव पैदा करने का प्रयास करते थे। साथियों, जिस समाज के लोगों में नैतिक गुण नहीं पाए जाते हैं वो समाज शीघ्रातिशीघ्र पराभव को प्राप्त कर लेता है। तो अशोक का शायद यही मंतव्य रहा होगा कि लोगों का आचरण यदि अच्छा होगा तो बहुत ही शांति के साथ और बेहतर तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, भैरी घोष धम्म घोष में बदल गया, इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? चतुर्थ शिलालेख से। मित्रों, अशोक के अनुसार धर्मानुशासन अच्छा कार्य है और इसके लिए व्यक्ति का शीलवान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है? पांचवें शिलालेख से। साथियों, यह यानी धर्म महामात्र अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए राज्य अधिकारी थे और इनको या इनके द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता था। इनकी नियुक्ति अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, कई बार परीक्षा में आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड लेक्चर एग्जाम में भी आया था कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख हमको किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो पांचवें शिलालेख से। ध्यान में रखिए साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति कब की थी? साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि धम्म महामात्र या धर्म महामात्र शब्दों का तात्पर्य एक ही है। धर्म को प्राकृत भाषा में धम्म
के नाम से संबोधित किया जाता है। तो कभी धम्म महामात्र मिल जाए या धर्म महामात्र मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सामान्य रूप से इन दोनों का तात्पर्य एक ही है। उत्तर देखते हैं साथियों। राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद यानी धर्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद की थी, यानी 14वें वर्ष में, और इसकी जानकारी हमको 5वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होती है। साथियों, धर्म महामात्र सभी संप्रदायों में धर्म की रक्षा करने एवं बंदियों की रिहाई आदि करने हेतु नियुक्त किए गए थे। यानी सभी संप्रदायों के बीच समन्वय पैदा करने का कार्य धर्म महामात्र प्रमुख रूप से करते थे। मैं जहाँ भी रहूं मुझे प्रजा के विषय में सूचना देवें। अशोक का उक्त कथन किस शिलालेख से प्राप्त होता है? उत्तर देखते हैं मित्रों, छठे शिलालेख से। अशोक के द्वारा अपने प्रतिवेदकों यानी विशेष संवाददाता, स्पेशल रिपोर्टर्स, यानी जो अशोक को सूचनाएं या समाचार लाकर सुनाते थे, बताते थे, उनको अशोक ने यह निर्देश दे रखा था कि वो चाहे कहीं भी रहे उसको हर चीज़ की सूचना मिलती रहनी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है, प्रजा के विषय में सूचना देने का उल्लेख छठे शिलालेख से प्राप्त होता है। सभी धर्मों के लोग सब जगह पर रहें, यह कहाँ पर उल्लेखित है? मित्रों, इस बात का उल्लेख 7वें शिलालेख से प्राप्त होता है। जब सभी धर्मों के लोग सब जगह पर रहें, आपस में प्रेम पूर्वक भाईचारे के साथ रहेंगे, तो हमें यह भी पता चलता है कि अशोक समन्वयवादी प्रवृत्ति का शासक था। वह सभी लोगों को प्रेम पूर्वक रहते हुए देखना चाहता था। और इसी क्रम में यहाँ उल्लेखित भी है कि सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम एवं मन की पवित्रता पर बल दिया गया है। यानी अशोक के शिलालेखों से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है, मन की पवित्रता और आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण जैसे चीज़ें भी अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिनका जीवन में अनुशीलन करने से जीवन और अधिक बेहतरी को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है? 8वें शिलालेख से। यानी अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख हमें 8वें शिलालेख से प्राप्त होता है। 8वें शिलालेख या बृहद शिलालेख, साथियों हम इस वक्त बृहद शिलालेखों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। साथियों, अशोक द्वारा अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया गया और वह सबसे पहले बौद्ध गया में गया था। बौद्ध गया एक स्थान का नाम है मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले गया था अशोक, और अशोक ने कुल 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई थी। यानी 256 रात तक धर्म यात्रा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों पर गया, बौद्ध धर्म से संबंधित साधु संतों श्रमणों से उसने 256 रातें बिताई। धम्म मंगल का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है? साथियों, धम्म मंगल का उल्लेख 9वें शिलालेख से प्राप्त होता है। और धम्म मंगल होता क्या है, उसका तात्पर्य हम देखते हैं। गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान देना और अहिंसा के मार्ग को अपनाना ही धम्म मंगल है। तो सामान्य सा तात्पर्य हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को नैतिकतापूर्ण आचरण करना चाहिए। यानी अशोक अपने आदेशों में, अपने राज्यादेशों में, अपने शिलालेख, स्तंभलेख या गुहालेखों में हमें समय समय पर नैतिक आचरण करने के बारे में कहता रहता है। यानी अशोक नैतिक आचरण पर बहुत अधिक बल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान देना और अहिंसा का मार्ग अपनाना ही धम्म मंगल है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। धम्म की श्रेष्ठता पर किस शिलालेख में बल दिया गया है?
10वें शिलालेख में। साथियों, अभी हम देख रहे थे धम्म मंगल 9वें शिलालेख में है, जबकि धम्म की श्रेष्ठता 10वें शिलालेख में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, धम्म की श्रेष्ठता 10वें शिलालेख में, धम्म मंगल की बात 9वें शिलालेख में। और द्वितीय स्तंभ लेख में भी अशोक ने धम्म का उल्लेख किया है, जिसका तात्पर्य अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता एवं साधुता को ही अशोक ने धम्म कहा है। तो हमें समझना है कि आखिर ये धम्म है क्या। तो व्यक्ति पाप नहीं करे, और यदि कोई कारणवश हो भी तो उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। अत्यधिक कल्याण यानी लोगों का भला हो ऐसे काम करने चाहिए। दया, दान, लोगों को दयापूर्वक दान करना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मन को पवित्र रखना चाहिए। मृदुता यानी बहुत ही विनम्रता पूर्वक उसका आचरण व्यवहार होना चाहिए। और साधुता यानी सज्जनता व्यक्ति के आचरण में हो, यही धर्म है यानी धम्म है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, धम्मदान का उल्लेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं साथियों, धम्म मंगल, धम्मदान। तो धम्मदान का उल्लेख किस शिलालेख में प्राप्त होता है? 11वें शिलालेख में। और अशोक इस शिलालेख में बताता है कि दासों एवं सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों के प्रति उदारता एवं अहिंसा को अपनाना ही धम्मदान या धर्मदान है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें साथियों कि धम्म क्या है, धम्मदान क्या है, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ताकि जब जब ये वर्ड आए हमें पता रहे इसका तात्पर्य हो क्या रहा है। तो धम्मदान का उल्लेख 11वें शिलालेख में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बृहद शिलालेख अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है? धार्मिक सहिष्णुता साथियों, भारत में धार्मिक सहिष्णुता शब्द बहुत मायने रखता है। हमें जानना है कौन से शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी प्राप्त होती है? 12वें शिलालेख में। मित्रों, इस शिलालेख में अशोक ने बताया है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल वाणी का संयम है। यानी व्यक्ति प्रेम पूर्वक बोले, सत्य बोले, ऐसी कामना अशोक के द्वारा की गई। और वह बताता है हमें सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए। और इसी अभिलेख में हमें धम्म महामात्र या धर्म महामात्र, स्त्रियाध्यक्ष एवं ब्रजभूमिक नामक अधिकारियों के नाम प्राप्त होते हैं। धर्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख हमें 5वें बृहद शिलालेख में प्राप्त होता है, और यहाँ पर 12वें शिलालेख में भी उनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। यानी एक चीज़ बार बार हमको देखने को मिल रही है साथियों, अशोक ने जनता की भलाई के लिए, जनता में नैतिकता के गुणों को प्रकट करने के लिए, गुणों का प्रचार प्रसार करने के लिए राज्याधिकारी नियुक्त किए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, धार्मिक सहिष्णुता को 12वें शिलालेख में दर्शाया गया है, या धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख 12वें शिलालेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग विजय की जानकारी अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होती है? मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 13वें शिलालेख से अशोक की कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। और मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसमें अशोक धम्म विजय को सबसे बड़ी विजय बताता है। इसमें कलिंग युद्ध में हताहत हुए, यानी जो लोग मरे इस युद्ध में, उनकी संख्या का भी उल्लेख किया गया है कि लगभग 1 लाख लोगों की इस युद्ध में मृत्यु हुई थी, और करीब 1.5 लाख लोग या तो दास बना लिए गए थे या उनको देश बहिष्कृत कर दिया गया था। मित्रों, कलिंग विजय से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं और कई सारे नए फैक्ट्स, नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों,
अशोक के किस शिलालेख में विदेशी शासकों का उल्लेख मिलता है? साथियों, विदेशी शासकों का उल्लेख 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है और इसमें 5 विदेशी शासकों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। एंटियोकस, टालमी, एंटिगोनस, मोगस और अलेक्जेंडर। ये 5 शासकों के नाम हैं जिनका उल्लेख हमें 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध की जानकारी भी हमको प्राप्त होती है और 5 विदेशी शासकों के नाम भी हमको यहाँ से मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, सभी शिलालेखों का सार रूप किस शिलालेख से प्राप्त होता है? मित्रों, 14वें शिलालेख से सभी शिलालेखों का सार हमको प्राप्त होता है। अशोक ने अपने लेखों को धम्म लिपि की संज्ञा दी है, यानी अशोक ने अपने जितने भी लेख हैं उनको धम्म लिपि कहा है। मित्रों, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, यह कथन कहाँ पर हमें प्राप्त होता है? साथियों, यह कथन हमें प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में प्राप्त होता है। मित्रों, इस अभिलेख में अशोक कहता है कि जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलोक एवं परलोक में कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। मित्रों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि कलिंग में हमको 11, 12 और 13वां शिलालेख प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर हमें ये लेख प्रथम पृथक कलिंग और द्वितीय पृथक कलिंग अभिलेख से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना है, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, यह हमको प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख से प्राप्त होता है। अशोक द्वारा धर्म प्रचारक भेजने का उल्लेख किन किन शिलालेखों से प्राप्त होता है? दूसरे, 5वें एवं 13वें शिलालेखों से, यानी धर्म प्रचारक भेजने की जानकारी हमको दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेखों से प्राप्त होती है। मित्रों, इसके अलावा हमें दूसरे शिलालेख में पशु और मनुष्यों के लिए चिकित्सालय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। 5वें शिलालेख से हमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति करने की जानकारी मिलती है और 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा 13वें शिलालेख से ही हमें 5 विदेशी शासकों के नाम भी प्राप्त होते हैं। साथियों, ये प्रश्न आते रहते हैं कि हमें पशु और मनुष्यों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये प्रश्न आ चुके हैं कि कलिंग युद्ध की जानकारी हमें किस शिलालेख से प्राप्त होती है। ये प्रश्न तो लगभग परीक्षाओं में बार बार आता ही रहता है, तो हमें इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है। इन वीडियोज़ में मैंने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं साथियों, और बहुत ही पुस्तकों को खोज करके, पढ़ करके और इन प्रश्नों को एकत्र संकलित करने का प्रयास मैंने किया है, जो आपकी मदद करेंगे ऐसा मुझे भरोसा है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, विदेशी राज्यों की जानकारी अशोक के किन किन शिलालेखों से प्राप्त होती है? मित्रों, दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेखों से हमें विदेशी राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अभी शासकों की जानकारी की बात हो रही थी, अभी विदेशी राज्यों की जानकारी की बात की जा रही है। तो दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेख में हमें विदेशी राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। साथियों, यहाँ पर बताना चाहूँगा 5 शासकों के नाम हमको मिलते हैं, एंटियोक, तुर्मै, अंतिकिन और उसके नीचे मग और अलेक्सुंदर। और ये एंटियोक एशिया का था, तुर्मै मिस्र का, एंटियोक या अंतिकिन भी कहा जाता है इसको, ये अंतिकिन है। एंटियोक सीरिया का और अंतिकिन मैसेडोनिया या मकदूनिया का। मग या मका एपिरस ये भी सीरिया का ही एक भाग था, क्षेत्र था। और अलेक्सुंदर सिरीन ये भी एक क्षेत्र यानी राज्य का नाम था उस समय में, ये यहाँ के शासक थे। और आज इनकी पहचान, एंटियोक की पहचान
एंटियोक की पहचान एंटियोकस द्वितीय से की जाती है। तुर्मा या तुलमय की पहचान टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय से की जाती है, जो कि मिस्र का शासक था। ये एंटियोकस सीरिया का शासक था। और मैसेडोनिया या मकदूनिया का शासक एंटिगोनस, और एपिरस जो देश है उसका शासक मगध था। और नीचे यहाँ पर सीरियन देश का शासक अलेक्जेंडर प्रथम था साथियों। तो हमें नाम ध्यान रखने हैं कि कौन सा शासक कहाँ का था। प्राय 2 नाम तो आते रहते हैं, सीरिया का शासक एंटियोकस और मिस्र का शासक टालमी फिलाडेल्फस। लेकिन यदि हमें बेहतरीन परीक्षाओं में इस प्रश्न के लिए तैयारी करनी है तो ध्यान में रखना है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और मिलान करने के लिए कह दिया जाएगा। तो कम से कम 4-5 नाम हमें ध्यान में रखने हैं, ताकि एक का नाम नहीं भी आए तो भी हम प्रश्न का सही उत्तर दे सकें। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, अशोक के किन शिलालेखों से दक्षिणी राज्यों की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, अभी विदेशी राज्यों की बात हो रही थी। विदेशी राज्यों की जानकारी हमें दूसरे, 5वें और 13वें राज्यों से प्राप्त हुई है, जबकि दक्षिणी राज्यों की जानकारी हमको दूसरे और 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। और इन दक्षिणी राज्यों में हमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और इन्हीं को चेर के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपर्णी, जिनको श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, इनकी जानकारी हमको अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक और उसके भाइयों के परिवार का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है। ये हमें 5वें शिलालेख से जानकारी मिलती है, जिसमें अशोक ने अपने और अपने भाइयों के परिवार का उल्लेख किया है। मित्रों, हमने अशोक का जब वीडियो देखा था उस समय इस बात को पढ़ा था, जाना था कि अशोक अपने भाइयों को मार करके और राज्य सत्ता पर सिंहासनारूढ़ हुआ था। लेकिन अशोक ने खुद ने अपने 5वें शिलालेख में अपने भाइयों के परिवार का उल्लेख किया है। इस बात से हमें ऐसा लगता है कि अन्य जो इतिहासकार या ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें जो जानकारी मिलती है कि उसने अपने भाइयों का वध किया था, मारा था, ये असत्य प्रतीत होता है। जैसा कि हमने जानकारी ली थी, महावंश, महाबोधिवंश एवं तारानाथ के अनुसार अशोक के द्वारा अपने भाइयों की हत्या करने वाली जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो सत्य प्रतीत नहीं हो रही, क्योंकि अशोक ने खुद ने 5वें शिलालेख में उनके अपने भाइयों का और भाइयों के परिवार का उल्लेख किया है, जो कि उसके शासन के कई सालों बाद लिखा गया है 5वां शिलालेख। तो ये जो जानकारी उसने अपने भाइयों का वध किया, ये सत्य लगता नहीं है और उसके आचरण व्यवहार से भी नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। लेकिन उसने खुद ने अपने द्वारा 5वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, किन स्थानों से 11वें, 12वें एवं 13वें शिलालेख प्राप्त नहीं होते हैं। धौली एवं जौगढ़। मित्रों, ये 2 स्थान हैं जहाँ से हमें जो 14 शिलालेख हैं उनमें से 11, 12 एवं 13वें क्रम के शिलालेख प्राप्त नहीं होते हैं, और इन स्थानों का नाम धौली और जौगढ़ है। यहाँ पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख एवं द्वितीय पृथक कलिंग अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, सहबाजगढ़ी अभिलेख को किसने पढ़ा था। यह सहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों, जो खरोष्ठी लिपि से अंकित हैं और परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। देखते हैं उत्तर, नोरिस। मित्रों, ये नोरिस एक अंग्रेज अधिकारी था और इसने इस अभिलेख को 1840 ईस्वी में पढ़ा था और यह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया अभिलेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाब्रू शिलालेख को किसने पढ़ा था। किट्टो ने।
ये किट्टो अंग्रेज अधिकारी का ही नाम है साथियों। और इन किट्टो महोदय की मदद कमलकांत यानी पंडित कमलकांत साहे ने की थी और इस शिलालेख को 1840 ईस्वी में पढ़ा गया था। जैसा कि मैंने बताया, पंडित कमलकांत ने किट्टो महोदय को इसको पढ़ने में हेल्प की थी और इस शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। कैप्टन बर्ट, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। पढ़ा कब? 1840 में। किसने पढ़ा? महोदय ने। हेल्प किसने की थी? पंडित कमलकांत ने। और यह अभिलेख अशोक के जितने भी अभिलेख हैं मित्रों, यहाँ अभिलेख की बात कर रहा हूँ। अभिलेख में अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, सभी चीज़ें अभिलेखों में शामिल हैं। तो ये शिलालेख है भाब्रू का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी महत्ता के कारण भी हैं। इसमें 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम हमें प्राप्त होते हैं और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इनकी प्राप्ति होती है। और हमें अशोक के लिए मगधाधिराज का भी नामांकन प्राप्त होता है। और ये 7 बौद्ध पुस्तकों की सूची और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी इस शिलालेख से हमें पूर्णतः यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा। किट्टो महोदय ने इसको पढ़ा था और पंडित कमलकांत की सहायता से इसे पढ़ा गया और 1840 में इसे पढ़ने का कार्य किया गया। कैप्टन बर्ट ने इस भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। इसमें 7 बौद्ध पुस्तक और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। किस इतिहासकार ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है? मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार मैंने इस प्रश्न को पढ़ा था आज से कई साल पहले, तो मुझे भी बड़ा अचरज हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन वाकई ऐसा हो चुका है। अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही इतिहास लिखने का कार्य किया और जिन महाशय ने यह कार्य किया उनका नाम D.R. भंडारकर महोदय है। यानी इन्होंने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। मित्रों, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ करके और संपूर्ण अशोक इतिहास लेखन का कार्य किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख किन स्थानों से प्राप्त होते हैं? साथियों, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से हमें अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं। यानी ऐसा भी उत्तर हो सकता है इसका कि सर्वाधिक अभिलेख हमें दक्षिण भारत से प्राप्त होते हैं। इन दोनों दक्षिणी राज्यों से अशोक के सबसे अधिक अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। अभी जब हम मानचित्र देख रहे थे तो हमने देखा था कि दक्षिण भारत, खासतौर से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हमें इन अभिलेखों की प्राप्ति होती है। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग हुआ है? मित्रों, प्राकृत भाषा का उपयोग अशोक के द्वारा किया गया और अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग इसीलिए किया गया क्योंकि यह जनसामान्य की भाषा थी और अभिलेखों में उत्कीर्ण लेख 4 लिपियों में अंकित मिलते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा उपयोग ब्राह्मी लिपि का किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अशोक ने अपने अभिलेखों में कुल कितनी लिपियों का उपयोग किया? मित्रों, 4 लिपियों का उपयोग अशोक के द्वारा अपने अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाने में किया गया। ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल 4 लिपियों का उपयोग अशोक के द्वारा अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाने में किया गया और ये 4 लिपियां हैं। खरोष्ठी लिपि, ये खरोष्ठी लिपि से हमें शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से अभिलेखों की प्राप्ति होती है। दूसरी अरेमाइक लिपि, तीसरी यूनानी और अरेमाइक। तो अरेमाइक का नाम पहले आ चुका है, खरोष्ठी, अरेमाइक, यूनानी और चौथी है ब्राह्मी लिपि। मित्रों, अरेमाइक लिपि के अंकित
अभिलेख हमें लघुवान और तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। और यूनानी और अरेमाइक लिपि, यानी ये द्विलिपि हो गई, दो लिपियाँ हो गई हैं, इनसे हमें कंधार और सरेकुना, कई जगह हमें सारेकुना भी पढ़ने को मिलता है मित्रों, तो आप ज़्यादा भ्रमित नहीं हों। कंधार और सरेकुना अभिलेख हमें यूनानी और अरेमाइक लिपि में अंकित मिलता है, लिखा हुआ प्राप्त होता है। और बाकी जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 4 लिपियों का उपयोग किया गया, खरोष्ठी लिपि, अरेमाइक लिपि, यूनानी और अरेमाइक लिपि, और ये आखिर में है ब्राह्मी लिपि। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख कौन सी लिपि में अंकित किए गए? खरोष्ठी लिपि में किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, अशोक के अभिलेखों में कब से कब तक की जानकारी प्राप्त होती है? मित्रों, 8वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक की जानकारी इन अभिलेखों से हमको प्राप्त होती है। मित्रों, अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से प्राचीन राजमार्गों के किनारे मिले हैं और दक्षिण भारत में अधिकतर अभिलेख सोने की खानों के आसपास मिले हैं। और इन अभिलेखों से उसकी गृह नीति, विदेश नीति, धर्म नीति और राज्य विस्तार की नीति की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अशोक की पत्थर प्रतिमा के साथ एक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये स्थान है कनगनहल्ली, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है मित्रों, और कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। इसमें अशोक का नाम अशोक की पत्थर प्रतिमा के साथ उत्कीर्ण किया हुआ प्राप्त होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान कनगनहल्ली, जो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित, और यहाँ पर अशोक का नाम उसकी पत्थर प्रतिमा के साथ ही प्राप्त होता है। उत्तर पश्चिम से प्राप्त ब्राह्मी लिपि का एकमात्र अभिलेख कौन सा प्राप्त होता है? बुनेर अभिलेख। मित्रों, हमें उत्तर पश्चिम से ज़्यादातर खरोष्ठी और अरेमाइक लिपि या यूनानी लिपि से लिखे हुए अभिलेख प्राप्त होते हैं, लेकिन ब्राह्मी लिपि से जो एकमात्र अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है वो बुनेर अभिलेख है, और यह पेशावर के निकट प्राप्त हुआ है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। साथियों, वृहद शिलालेखों के संबंध में एक साथ सामूहिक रूप से यहाँ पर कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि वृहद शिलालेख जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो स्थान हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं, और 14 शिलालेख हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है हमें कि शिलालेखों की कुल संख्या 14 है और ये हमें 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो इन 8 स्थानों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं शॉर्ट में, ये कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं साथियों। तो एक गिरनार जहाँ से हमें वृहद शिलालेख मिला है वो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, और इसकी खोज कर्नल टॉड ने की थी। ये एक अंग्रेज अधिकारी ही थे जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान एक इन्होंने बुक लिखी थी, और इन्होंने गिरनार का जो शिलालेख था इसको खोजने का कार्य 1822 ईस्वी में किया है मित्रों। दूसरा देखते हैं शहबाजगढ़ी। ये शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित हैं, और ये जनरल कोर्ट नाम है खोजकर्ता का। इस शिलालेख यानी वृहद शिलालेख की खोज 1836 में की गई। धौली का जो वृहद शिलालेख है ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, और इसकी खोज किटो महोदय ने की थी 1837 ईस्वी में। जोगढ़ ये भी उड़ीसा में ही है, लेकिन जिला गंजाम है। इसकी खोज वाल्टर इलियट ने की थी, और इसकी खोज 1850 ईस्वी में हुई। कालसी का जो वृहद शिलालेख है वो हमें उत्तराखंड के देहरादून जिले से प्राप्त होता है, और यह फॉरेस्ट महोदय के द्वारा खोजा गया, और खोजने का वर्ष था 1860। मानसेहरा ये भी पाकिस्तान में स्थित हैं,
लेकिन ज़िला हाजरा है और इसकी खोज की थी कनिंघम और कैप्टन ले ने, और इसकी खोज हुई 1899 में। यानी मित्रों, पाकिस्तान से हमें दो, एक मानसेहरा और एक शहबाज गिढ़ी, और दोनों में ही खरोष्ठी लिपि का अंकन किया गया है। यहाँ पर यानी मानसेहरा की खोज कनिंघम और कैप्टन ले ने की थी, जबकि शहबाजगढ़ी की खोज जनरल कोर्ट के द्वारा की गई। अगला देखते हैं मित्रों, एर्रगुडी एक स्थान का नाम है जहाँ से हमें वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है, और ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से मिला है, और इसकी खोज की थी हुई 1829 ईस्वी में। इसके अलावा सोपारा, ये सबसे नीचे नज़र आ रहा है मित्रों, सोपारा ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले से हमको प्राप्त हुआ है। मित्रों, ये आज के इस वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, और इस वीडियो में हमने अशोक के शिलालेखों से संबंधित समस्त जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। मैंने कोशिश की शिलालेख यानी वृहद शिलालेख और लघु शिलालेखों से संबंधित कोई भी जानकारी छूट नहीं जाए। फिर भी कोई कमियां रहें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव दें मित्रों, मैं और अधिक से अधिक अच्छा कार्य करने का कोशिश करूंगा, और मेरा प्रयास है कि मैं आपकी सहयोग कर सकूं, हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं, ताकि इस दौर में आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो। मित्रों, अगले जो वीडियो हैं उनमें हम अशोक के गुहालेख और अशोक के स्तूप निर्माण से संबंधित कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सेपरेट टॉपिक दोनों, यानी गुहाओं से संबंधित एक टॉपिक होगा और स्तूपों से संबंधित एक वीडियो में बनाऊंगा, उनसे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ होगा, और यदि आपको कोई सलाह सुझाव देना हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई ऐसी जानकारी जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुझे दें, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।